इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मोर्चे पर बुरी खबर है। अक्टूबर में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी की रफ्तार में गिरावट आई है। ये 14 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अक्टूबर में आईआईपी ग्रोथ 4% से घटकर 0.4% हो गई। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 4.8% से घटकर 1.8% हो गई। जबकि इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ की बात करें तो 3.1% से घटकर -6.9% पर आ गई है। प्राइमरी गुड्स की ग्रोथ की बात करें तो ये भी घटकर माइनस में चली गई। माइनिंग, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल ग्रोथ में भी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार का कहना है कि अक्टूबर में कम कामकाजी दिनों की वजह से आईआईपी ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, अब आप बिना सिम कार्ड के व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे मैसेंजर ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए फिजिकल सिम कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप डेस्कटॉप पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर 6 घंटे के अंदर दोबारा से लॉग इन करना होगा। इससे क्या बदलाव आएगा, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। सरकार ने सभी मैसेंजर्स कंपनियों को सिम बाइंडिंग करने के निर्देश दिए। इसका ये मतलब है कि आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मोबाइल में फिजिकल सिम का होना अनिवार्य है। पहले क्या होता था कि आप ओटीपी के जरिए एक बार लॉगिन कर लेते थे तो वो चलता रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपके मोबाइल में फिजिकल सिम होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। जैसे ही आप सिम निकालेंगे आपका ऐप काम करना बंद कर देगा। कई बैंकिंग कंपनियां पहले से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, जहां पर कि आपके पास सिम नहीं होता तो ऐप आपको अपने आप लॉग आउट कर देता है। और इसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आप डेस्कटॉप पर किसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप है या टेलीग्राम है, तो हर 6 घंटे बाद आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। ऐप आपको ऑटोमेटिकली इससे साइन आउट कर देगा और 6 घंटे के बाद आपको दोबारा से साइन इन करना पड़ेगा। दरअसल हैकर इसका बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे थे। व्हाट्सएप की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 1 महीने के अंदर 1 करोड़ लोगों को व्हाट्सएप से साइन आउट किया गया और उस व्हाट्सएप के जरिए स्कैम किए गए। तो सरकार का कहना है कि ये व्हाट्सएप जो सिम बाइंडिंग है वो करना काफी अनिवार्य था। तो अब इसको सरकार ने लागू करने के लिए 90 दिन का कंपनियों को वक्त दिया। 90 दिन के बाद कंपनियां आपको बाइंडिंग कर देंगी। उसके बाद यदि आप टैबलेट्स या फिर डेस्कटॉप पे इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 6 घंटे के बाद दोबारा से लॉगिन करना होगा। असीम मनचंदा, सीएनबीसी आवाज। चलिए बढ़ते आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने संसद में स्वीकार किया है कि दिल्ली समेत देश के कई बड़े एयरपोर्ट पर जीपीएस स्पूफिंग के मामले सामने आए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि सरकार ने संसद में इस बात को स्वीकार किया है कि राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां पर जीपीएस स्पूफिंग के मामले देखने को मिले हैं। डिटेल्स ले लेते हैं। रोहन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो रोहन, हाल ही में हमने देखा था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल पर जब ये मामला सामने आया था, जो ऑपरेशन है एयरलाइंस का बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। और अब जिस तरह से आपने जानकारी दी कि संसद में सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है, क्या कुछ कहा है सरकार ने? जी, जीपीएस स्पूफिंग के मामले तो कई सारे अलग अलग जगहों से आ रहे थे, लेकिन ये पहली बार है कि संसद में सरकार की तरफ से ये स्वीकार किया गया है कि हाँ, इस तरह के मामले आ रहे हैं। हालांकि अगर अलग अलग जगहों से अगर देखा जाए तो सैकड़ों मामले हैं इस तरह के, लेकिन संसद में एक और चीज़ जो सरकार ने स्वीकार की है कि दिल्ली भी इससे प्रभावित हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट का जो रनवे 10 है वो भी इससे प्रभावित हुआ है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ये कन्फर्म किया गया कि हाँ, स्पूफिंग सिर्फ बॉर्डर एरियाज़ में नहीं है जैसे कि मामले सामने आ रहे हैं, बल्कि अब जो बिजी जगह हैं, बिजी एयर ट्रैफिक जहाँ पे है, दिल्ली जैसी जगह है, वहाँ पे भी है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के अलावा मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर जैसे तमाम ऐसे एयरपोर्ट हैं, अमृतसर, जहाँ पर इस तरह के मामले सामने आए हैं। जीपीएस स्पूफिंग को अगर बहुत आसान शब्दों में कहें तो गलत जीपीएस सिग्नल देख के वो विमानों को भ्रमित करने की कोशिश होती है। आमतौर पर वॉरफेयर टैक्टिक्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन सिविलियन, अगर हम कहें सिविलियन जगहों पर इस तरह का इस्तेमाल होना एक चिंता की बात है। तो सरकार ने यह स्वीकार किया है। इससे पहले डीजीसीए ने एडवाइजरी जारी की थी, तमाम एयरपोर्ट्स को कहा, तमाम एयरलाइंस को कहा था कि 10 मिनट के अंदर जो है इसकी रिपोर्टिंग की जाए। और अब चूंकि दिल्ली में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं तो सरकार की तरफ से ये स्वीकार करना एक वाकई में चिंता की बात है। और हालांकि सरकार ने ये जरूर कहा है कि उनके पास एसओपी रेडी है, उनके पास कंटिजेंसी प्लान रेडी है। जीपीएस स्पूफिंग के साथ साथ जीएनएसएस इंटरफेरेंस के जो मामले हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो इस नए तरीके से, इन तरीकों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए सरकार तैयार जरूर है, लेकिन इस मामले बढ़ रहे हैं और ये चिंता की बात है।
जी रोहन, आप बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको ये भी अपडेट दे दें, एयरपोर्ट रेगुलेटर एरा ने टीडी सैट के उस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है जिसके बाद दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट टैरिफ के कई गुना बढ़ने की संभावना है। जुलाई में ट्रिब्यूनल ने दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के पक्ष में फैसला दिया था। डिटेल्स ले लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताएं पूरी खबर क्या है? जी दरअसल एयरपोर्ट टैरिफ का निर्धारण कैसे हो, ये मामला बहुत पुराना है, लेकिन जुलाई में टीडी सैट ने एक फैसला किया था कि जिसके बाद उसने एरा जो एयरपोर्ट रेगुलेटर है उनसे कहा था कि आप जिस तरीके से एयरपोर्ट टैरिफ जो है कैलकुलेट करते हो उस तरीके को बदलो, और इसका असर ये होने जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा जो है सरकार के ऊपर बोझ पड़ जाता, क्योंकि दो चीज़ें, एक नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू और दूसरा जो एसेट का कैलकुलेशन किस तरह होता है, इसे बदलने के लिए कहा जाए। बहुत आसान शब्दों में कहें तो इससे जो एयरपोर्ट का टैरिफ अभी है उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा होता, खासतौर पे दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट में। अभी आप जो यूज़र डेवलपमेंट फीस देते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से पर पैसेंजर 129 रुपया है, ये 1200 रुपये तक हो सकता है अगर इस फैसले को लागू किया जाए तो। और सिमिलरली अगर मुंबई एयरपोर्ट की बात करें वहाँ भी लगभग 3800 तक हो सकता है। तो अब एयरपोर्ट रेगुलेटर एरा सुप्रीम कोर्ट जा रही है इसको चैलेंज करने के लिए, टीडी सैट के इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। उनका जो दलील है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि हालांकि ये पहले कंट्रोल पीरियड के लिए था, लेकिन अगर पूरे सभी समय को देखा जाए तो लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा का इम्प्लीकेशन हो सकता है अगर इस फैसले को लागू किया जाए। इसका असर यूज़र डेवलपमेंट फीस पर होगा, इसका असर लैंडिंग जो पार्किंग चार्जेस हैं उस पर होगा, कार्गो पे होगा, और अल्टीमेटली जो है हवाई किरायों पे होगा और आपके यूज़र डेवलपमेंट फीस पे होगा। तो इन सभी दलील को लेकर अब जो एरा है वो सुप्रीम कोर्ट गई है। 3 दिसंबर को इसको लेकर सुनवाई संभव है, और जो मुख्य दलील रखी गई है, जो रखी जाएगी, जो सूत्र में बता रहे हैं वो ये रखी जाएगी कि इसका जो पैसेंजर पे जो प्रभाव पड़ने जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा होने जा रहा है, इसलिए ये जो है फैसले को चैलेंज किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रोहन आपका दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए। बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट मामलों की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के मामलों की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जांच में सहयोग करने के निर्देश भी दिए हैं। क्या कहा है कोर्ट ने आदेश में, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में जितने भी डिजिटल अरेस्ट के मामले हुए उसकी जांच सीबीआई को करने के निर्देश दिए। राज्यों को कहा है कि आप सीबीआई को सहयोग करिए। कई राज्यों ने अपने यहाँ पर से परमिशन सीबीआई को जांच करने की नहीं दी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डिजिटल अरेस्ट की जांच करने की परमिशन सीबीआई को देंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले के तार कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े हुए हैं तो इसकी जांच की जानी चाहिए और सीबीआई इस मामले में इंटरपोल की मदद भी ले। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई बैंकर इस मामले में शामिल है जिन्होंने की खाते खोलने में मदद की है तो सीबीआई उनकी भी जांच करेगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को भी इस मामले में पार्टी बनाया है। आरबीआई से पूछा है कि क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके किसी तरह से इन स्कैम्स को रोक सकते हैं या फिर इन खातों को बनाए जाने से रोक सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इस मामले में एसआईटी का भी गठन करेंगे, और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के बाद दोबारा से करेगा। जी चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं शेयर बाजार की। चारों फ्रंटलाइन इंडेक्स ओपनिंग ट्रेड में रिकॉर्ड स्तर छूने में कामयाब रहा। इसके बाद कारोबारी हफ्ते में पहले दिन बाजार में मुनाफा वसूली का प्रेशर भी दिखाई दिया। सेंसेक्स 65 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 27 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। दूसरी तरफ नवंबर बिक्री के अच्छे आंकड़ों से निफ्टी ऑटो इंडेक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। मार्केट की डिटेल्स अब बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन डेफिनेटली लास्ट वीक की बात करी जाए तो बाजार में एक शानदार रैली जो है वो देखने को मिली थी, जिसके बाद आज बाजार में हाई लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला जो है वो देखने को मिला है। अगर बात करी जाए फार्मा सेक्टर की, हेल्थ केयर सेक्टर की या फिर रियलिटी सेक्टर की, यहाँ पे जो प्रेशर है वो डेफिनेटली एक बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट बैंकिंग शेयर्स की भी बात करी जाए तो 12 में से 7 शेयर्स ऐसे थे जहां पे हमें जो प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट की बात करी जाए तो इसने भी अपनी साइड पे एक फ्लैट क्लोजिंग ही आज के सत्र में दिखाई है। अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। निफ्टी में देखिए टाटा मोटर्स ऑटो पैक पूरा ही आज बज में बना हुआ था, क्योंकि जो नवंबर के सेल्स के आंकड़े हैं कंपनीज ने प्रेजेंट किए हैं। टाटा मोटर्स में 2% का इजाफा, उसके बाद
मारुति सुजुकी में करीब करीब 1.5% की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा BEL और HCL टेक भी जो है आज गेन्स के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए, मैक्स हेल्थ केयर, जैसे कि मैंने बोला, हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल पैक में प्रेशर डेफिनेटली था, जिसके बाद मैक्स और साथ में सन फार्मास्यूटिकल गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा बजाज फाइनेंस और इंटरग्लोब एविएशन, क्योंकि ETF के दाम में एक इजाफा हुआ है। सुबह हमने स्टॉक्स इन न्यूज में ही बताया था कि आज ये रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ब्रॉडर मार्केट की बात करी जाए, देखिए पेटीएम अच्छे खासे पोजीशन यहां पे बनती हुई नजर आई, जिसके बाद 4% का गेन यहां देखने को मिला। मेटल पैक में एक अच्छी खासी रैली थी, बिकॉज सिल्वर और कॉपर अपने ऑल टाइम हाई के पास सुबह कारोबार करते हुए नजर आए, जिसके बाद हिंदुस्तान जिंक में 3% का एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिली। KPIT टेक करीबन 3% की तेजी और MRPL भी करीब करीब 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अब बात करते हैं लूजिंग पॉकेट पे। मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पे इसमें दबाव था। पेज इंडस्ट्री, येस बैंक और डिलीवरी भी करीब करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुए। पर डेफिनेटली हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और जो मुनाफा वसूली है आज एविडेंटली देखी गई है। बात करते हैं रुपए की। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर फिसल गया। क्यों टूट रहा है रुपया और कहां तक फिसल सकता है, बता रही हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। रुपए ने आज नया रिकॉर्ड लो बनाया है और जिस तरह की गिरावट हमने यहाँ पर रुपए में आते हुए देखी है, क्लियरली जिस तरह के स्तर छुए हैं बहुत दूर नहीं है हम यहाँ पर 90 से। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह 4.5% की गिरावट रुपए में इस साल में यहाँ पर अब तक देखने को मिली है, ये एशियन मार्केट्स में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी के तौर पर यहाँ पर अब उभरा है। काफ़ी सारे रीजंस हैं इस बुरी परफॉर्मेंस के लिए। एक तो ये कि रुपया लगातार यहाँ पर गिरता रहा है और RBI की तरफ से हमने बहुत बड़ी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनते हुए नहीं देखी है। ये एक रीज़न है। बाजार को लगता है कि शायद RBI यहाँ पे बार बार आके डॉलर नहीं खर्च करेगा और इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर लगातार बनता हुआ नजर आया। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि FII आउटफ्लोज यहाँ पर काफ़ी हैं। ओवरऑल मार्केट्स को लगता है कि इंडियन वैल्यूएशंस अभी भी यहाँ पर एक्सपेंसिव हैं और इसी वजह से हमने फॉरेन मनी यहाँ से निकलते हुए देखी है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट तो है ही, साथ ही साथ करंट अकाउंट डेफिसिट भी जिस तरह से यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है वो भी रुपए के लिए बेरिश है। एंड देन चौथी चीज़ यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है, जहाँ पर पिछले 6-7 महीने निकल गए और अभी तक भी US और इंडिया के बीच में कोई ट्रेड एग्रीमेंट या करार नहीं हुआ है और 50% की टैरिफ्स अभी भी यहाँ पर लगी हुई हैं, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए लॉन्गर टर्म में यहाँ पर ऑगर वेल नहीं करता है। चौथी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आगे जाते हुए बाजार को ये लगता है कि जिस तरह से हमने यहाँ पर आउटफ्लोज बनते हुए नजर आएंगे इंडियन मार्केट्स की तरफ से हमारे इंपोर्ट्स में, वो यहाँ पर दिक्कत डाल सकते हैं। अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो रुपए में करीबन 90 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली है और बाजार को इस वक्त यहाँ पर यही लगता है कि इवन एज यहाँ पर कुछ पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि कच्चे तेल में लगातार मंदी देखने को मिली है। 18% की गिरावट क्रूड प्राइसेस में इस साल में रही है, लेकिन इन सब के फ़ायदे रुपए को नहीं हुए हैं। डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट हुई है, उसका भी फ़ायदा यहाँ पर रुपए को नहीं मिला है और अगली जो एक रेंज बनती हुई नज़र आ रही है, मार्केट्स को लगता है कि 88.5 नीचे में और 90 ऊपर में। 90 अभी भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला पर टैक्स का बोझ बढ़ने वाला है। सरकार ने लोकसभा में 2 बिल पेश किए हैं, जिसके बाद टैक्स की मार इन कंपनियों पर बढ़ने वाली है। डिटेल्स के लिए अब सीधा जुड़ते हैं लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो 2 बिल है किस तरह से खास है? दरअसल वित्त मंत्री ने लोकसभा में 2 बिल पेश किए हैं। एक का नाम है सेंट्रल एक्साइज एक्ट अमेंडमेंट बिल। ये जो बिल है ये दरअसल सिगरेट और सिगार से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो बिल है उसका नाम है द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। इसका जो नाता रिश्ता है उसका नाता रिश्ता पान मसाला गुटखा से है। अब सबसे पहले बिल की बात करें जो सिगरेट से जुड़ा हुआ है। दरअसल सरकार ने इस बिल के जरिए प्रावधान करने जा रही है कि जैसे ही जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस सिगरेट सिगार पे खत्म होगा, वैसे ही उस सेस के बदले एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी और इसलिए ये सेंट्रल एक्साइज एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत थी। उस अमेंडमेंट को सरकार ने यहाँ पे लाया है। अब दूसरी बात रही से पान मसाला गुटखा के लिए, तो पान मसाला गुटखा के लिए अलग से हेल्थ सिक्योरिटी से लेके नेशनल सिक्योरिटी सेस लाने का प्रावधान है। इसके तहत पान मसाला गुटखा पे सेस लगाया जाएगा, हेल्थ सेस, और उसका पैसे का इस्तेमाल हेल्थ सेक्टर के लिए खर्च किया जाएगा। ये दोनों बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। सरकार की कोशिश है इसी सत्र में इस बिल को पारित करा लिया जाए। लक्ष्मण जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये बिल पास होने के बाद ये जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं टोबैको रिलेटेड महंगे हो जाएंगे?
देखिए, काफी अहम सवाल है कि इस नए टैक्स के लगने के बाद से क्या कीमतें बढ़ जाएंगी। तो दरअसल इसके पीछे की पृष्ठभूमि आपको समझनी होगी। 2017 में जब जीएसटी लागू हो रहा था तब राज्यों ने कहा कि हमें नुकसान की भरपाई हो सकती है, कैसे करेंगे भरपाई ये बताइए। तो केंद्र सरकार ने कहा कि आपको जीएसटी लागू होने से जो भी नुकसान की भरपाई होगी वो हम करेंगे, इस एक सेस लगा करके। तो उस वक्त सरकार ने सिगरेट पे, पान मसाला, गुटखा पर, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियों पर सेस लगाने का फैसला लिया था। लेकिन उस वक्त जो सेस लगाया था ना, वो अतिरिक्त ड्यूटी नहीं लगाई थी। एक्साइज ड्यूटी का एक हिस्सा जो है निकाल करके सेस के तौर पर कर दिया था, और जितना हिस्सा सेस पे निकाला था उतनी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई थी। मिसाल के तौर पर उस वक्त किसी सामान पर अगर 100 रुपए की एक्साइज ड्यूटी थी तो 70 रुपए सेस में कर दिया, 30 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बनी रहेगी। तो एक्साइज ड्यूटी उस वक्त कम हो गई थी। अब सरकार कह रही है कि राज्यों को अब नुकसान के भरपाई की जरूरत नहीं है, तो जैसे हम ये कंपनसेशन सेस हटाएंगे तो वापस से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देंगे, यानी 70 रुपए जो सेस के बदले घटाया था एक्साइज ड्यूटी से, वापस से 70 रुपए जोड़ देंगे। तो इसलिए ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ते हुए आपको दिखेगी, लेकिन कीमतों पर असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो कमोबेश उतना ही रहना है जो सूत्र बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो तय की गई है एक्साइज ड्यूटी की दरें, वह है कि अगर सिगार है या चीरूट है तो 25% या 5,000 रुपए प्रति हजार, जो भी ज्यादा होगा वो लगाया जाएगा एक्साइज ड्यूटी। सिगरेट है तो 65 mm तक की लंबी फिल्टर सिगरेट है, 3,000 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी प्रति 1000 सिगरेट पर। अगर 65 mm तक लंबी नॉन फिल्टर सिगरेट है तो 1000 सिगरेट पर 2700 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। ऐसे ही 65 mm से ज्यादा बड़ा और 70 mm तक लंबी फिल्टर सिगरेट है तो 5,200 रुपए 1000 सिगरेट पर लगाई जाएगी एक्साइज ड्यूटी। और 65 mm से बड़ा 70 mm तक नॉन फिल्टर सिगरेट है तो 1000 ऐसे सिगरेट पर 4,500 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। ऐसे ही पान मसाला गुटखा के लिए भी सरकार ने उसकी जो मशीनें होती है, मशीन की जो क्षमता होती है, उस क्षमता के हिसाब से सरकार ने सेस लगाने का फैसला लिया है। तो सरकार का कहना है कि ये जब लागू हो जाएगा बढ़ा हुआ सेस, बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी, तो नेट इम्पैक्ट कीमतों पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि कमोबेश उतना ही बढ़ाया जा रहा है जितना कि सेस हटाया जा रहा है। अब खबर गांधीनगर से, जहां आज गिफ्ट सिटी में ब्रोकर्स एसोसिएशन की एक एनुअल मीट हुई। चूंकि बजट जल्द ही आने वाला है तो IFSCA के ब्रोकर्स आने वाले बजट में क्या बदलाव चाहते हैं, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। हमारी सबसे पहली ये रिक्वेस्ट है कि जो टैक्स एग्जम्पशन दी हुई है 10 साल के लिए गिफ्ट सिटी को, वो 25 साल के लिए किया जाए और 2047 तक इसको एक्सटेंड किया जाए। विकसित भारत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसके साथ में इसको डाला जाए। 25 साल करने से जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, वो यहाँ पे आएंगे। दूसरी चीज हमारी FM से ये रिक्वेस्ट है कि जो आज LRS के थ्रू जो हम 2,50,000 बेचते हैं उसमें डेरिवेटिव नहीं है। आप सिर्फ गिफ्ट सिटी के लिए LRS का जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है उनके लिए सिर्फ $25,000 अलॉट कर दीजिए। वो अपने गिफ्ट बेस्ड एक्सचेंजेस में करेंगे और सेंसेक्स निफ्टी जो यहाँ की प्रोडक्ट है जिसमें वो सालों से ट्रेड कर रहे हैं उस पर वो ट्रेड कर पाएंगे। इससे ना कि गिफ्ट सिटी का वॉल्यूम बढ़ेगा बट मार्केट पार्टिसिपेशन में और एक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और मेंबर है, आप क्या चाहेंगे? आज की डेट में इंटरनेशनल एक्सचेंज में जो गिफ्ट सिटी से वॉल्यूम हो रहा है अब अप्रोक्स 100 बिलियन पर मंथ हो रहा है। अगर ये टैक्स इंटेंसिव है, नीतीश जी ने जो बताया, अगर ये हो रहा है, सब बेनिफिट दिए जाएंगे तो नेक्स्ट इंडिकेटिव लग रहा है कि 6 महीने में ये डबल हो जाएगा, 200 बिलियन हो जाएगा पर मंथ। ऐसा स्ट्रांग हमारा रिकमेंडेशन है जो हमको ऐसा गिफ्ट सिटी में लग रहा है और विजन हमारा वेरी क्लियर है। ग्लोबल प्रेजेंस हमारा रहेगा गिफ्ट सिटी का और GBA का। आप क्या कहेंगे? सर, जो गिफ्ट ब्रोकर्स एसोसिएशन फॉर्म करने का मेन उद्देश्य जो है वो है हमारा कि हम इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर ला सकें। उसी के लिए जो इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत सारी ब्रोकर्स कम्युनिटी वाली ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे सिफमा या इंडिया में जैसे BBF है और दूसरी भी जैसी और एनमी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस है। हमारा इंटेंशन है कि हम उनसे कोलैबोरेट करें और यहाँ गिफ्ट सिटी में कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हम ला सकें। बिल्कुल। तो अगर ये सुझाव है वो FM मान लेती है तो न केवल गिफ्ट सिटी का डेवलपमेंट होगा, लेकिन जो ग्लोबल एक्सचेंज के साथ स्पर्धा करने की बात है उसमें भी हम काफी हद तक सफल हो जाएंगे। केतन जोशी, गांधीनगर। अब बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसकी शुरुआत आज से हो गई और शुरुआत के साथ ही हंगामा भी देखने को मिला है। जितना हंगामा संसद के अंदर उतना ही सदन के बाहर भी देखने को मिला। विपक्षी दलों ने लोकसभा में SIR पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। PM मोदी ने कहा कि संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। उन्होंने बिहार के नतीजों
का हवाला देते हुए कहा कि कुछ दल पराजय भी नहीं पचा पा रहे हैं। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। और आज आवाज अड्डा में भी हम संसद के शीतकालीन सत्र और प्रधानमंत्री मोदी के मैसेज पर चर्चा करेंगे। ड्रामा नहीं, डिलीवरी। जरूर देखिए शाम 7:57 पर आवाज अड्डा में। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।